नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सरकारी परीक्षा के चैनल पे। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी रीट की तैयारी? आई होप आप सब बहुत मन लगा के उसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इस बार भी पिछली बार की तरह वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास का मतलब समझाया था, उन दोनों में क्या अंतर है ये समझाया था। और जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में हम करने वाले हैं एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था। इन्फेंसी जो है, ये बच्चा जब पैदा होता है से लेकर 2 साल तक की स्टेज को इन्फेंसी कहा जाता है। और हमारी आज की क्लास में एक नाम जो आप बहुत बार सुनेंगे, ये मान के चलिए कि वो हमारी आज की क्लास की गिनी पिग है, वो है आशिता, जो कि मेरी बेटी है 3.5 साल की। तो ये जो एक्सपीरियंस है इन्फेंसी का, ये बहुत क्लोज रहा है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं उसके आपको देती रहूंगी। बीच बीच में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है, तो अपने आप को रोकिए नहीं, कमेंट बॉक्स में फटाफट हमें मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि आपके वो सवाल जो हैं वो उनके जवाब हम लेके आ सकें। तो आते हैं इन्फेंसी स्टेज के ऊपर। मैंने आपको पिछली क्लास में याद होगा कि आपको कुछ डोमेन्स बताए थे कि डेवलपमेंट यानी कि विकास को हम किन किन डोमेन्स में देखते हैं, क्या प्रकार है अलग अलग। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी पहली वीडियो थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो जरूर देखिएगा। तो जब भी हम विकास के प्रकार की बात करेंगे तो इन स्टेजेस में हम 4 तरीके के प्रकार विकास की बात करेंगे। पहला हमारा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, दूसरा मोटर डेवलपमेंट यानी कि पेशीय विकास, तीसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और चौथा सोशो इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकास। जी, तो जब हम शारीरिक विकास की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि जो बच्चा है उसमें शैशवावस्था में यानी कि इन्फेंसी में उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं, शेप, साइज, वेट को लेते हुए। जब हम पेशीय विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम ये जानेंगे कि उसके जो मांसपेशियां हैं यानी कि जो उसकी मसल मूवमेंट है वो किस हद तक है, वो क्या है, उसमें क्या विकास हो रहा है इन पहले जीवन के पहले 2 सालों के बीच में। जब हम संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि बच्चे की सोचने की, समझने की, याद रखने की, इन सारी जो हमारी जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उनमें क्या विकास हो रहा है। और फाइनली हम ये देखेंगे कि बच्चे के सामाजिक यानी कि सोशल और इमोशनल यानी कि संवेगात्मक जो विकास है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं पहले के शुरू के 2 सालों में। तो आइए शुरू करते हैं। जब अगर हम बात करें बच्चे के शारीरिक विकास की, तो मैं आशिता का आपको एग्जाम्पल जैसे देने वाली थी। जब आशिता हुई थी, जब वो पैदा हुई थी तो 3.5 किलो की थी और बिल्कुल छोटी सी थी, उसे उठाने में भी बहुत डर लगता था फ्रैंकली। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, कुछ ही महीनों में उसकी लेंथ जो होती है, उसकी बॉडी की लेंथ जो होती है वो बढ़ती है, उसका वजन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है शुरू के 4.5 महीने में ही। जी हाँ, तो जो फिजिकल जो शारीरिक विकास है ना वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही ज्यादा तेज होता है शुरू के 2 सालों में, राइट। तो बच्चा छोटा सा होता है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका साइज, उसका जो वजन है वो बढ़ता चला जाता है, उसकी जो हाइट है, उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो पहले के मुकाबले जिस दिन वो होता है उससे जब आप कुछ महीनों बाद अब आप अपने कभी रिश्तेदारों के किसी बच्चे से मिलने गए हों हॉस्पिटल में, या आपने अपने घर में किसी बच्चे को पैदा होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कैसे बच्चा बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा कुछ महीने बीतते जाते हैं बच्चा हमें थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा भारी, उसका वजन थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें नजर आता है। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि शुरू के 2 सालों में जो हमारा शारीरिक विकास है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है। अब हम आते हैं मोटर डेवलपमेंट यानी कि पेशीय विकास के ऊपर।
तो जब बच्चे छोटे होते हैं हमें बहुत बेचारे से लगते हैं, और छोटे से बच्चे हैं, इतने बेचारे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। बच्चे इतने भी हेल्पलेस नहीं होते हैं जितना हम उन्हें समझते हैं, क्योंकि आप देखिए जीवन के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एक्शन जरूरी होते हैं, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो फीड लेना हो, चाहे वो हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करना हो सुसु पॉटी के थ्रू, वो सब वो बच्चे कर पाते हैं, राइट। तो वो इतने भी बेचारे नहीं है। तो क्या होता है ना कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो पैदा ही कुछ रिफ्लेक्सेस के साथ होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं जिसे हम रिफ्लेक्सेस यानी कि प्रतिउत्तर भी बोलते हैं। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कुछ ऐसे ऑटोमेटेड इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होते हैं स्टिमुलस को लेकर, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब छोटे बच्चे को कंट्रोल नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर, और वो अपना कुछ एक्शंस करता है जो कि उसके अंदर प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये हेरिडिटरी हैं, यानी कि उसे अपने माँ बाप से मिले हैं, और ये रिस्पॉन्स है। अब किस चीज का रिस्पॉन्स है? स्टिमुलस। अब क्या स्टिमुलस हो सकता है? जैसे कि लाइट जलना, टचिंग, राइट, आवाज, एकदम से तेज आवाज आना, ये सब स्टिमुलस है बच्चे के लिए। उसके रिस्पॉन्स में बच्चा जो कुछ छोटी छोटी हरकतें करता है, और अभी मैं आशिता के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी, उसे हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो शुरू में जो बच्चे का पेशीय विकास है वो हम इन रिफ्लेक्सेस के थ्रू देखते हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो हमारे लाइफ लॉन्ग तक हमारे साथ रहते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो थोड़े टाइम में फेड हो जाते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग, आंखों को मिचमिचाना जो होता है, या यॉर्निंग, राइट, जब सो के उठते हैं या जब बहुत नींद आ रही होती है तो जो उबासी लेना है, यॉर्निंग हो गया, ब्लिंकिंग हो गया, स्माइलिंग हो गया। ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं जो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं, राइट। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे भी हैं जो समय के साथ जो है ना वो कम हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम आशिता भी हुई थी, तो रिश्तेदार आते हैं मिलने, वो सगन का लिफाफा या पैसे देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि सीरियसली छोटे बच्चे बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय परंपरा है कि हम नए बच्चे से मिलने जाते हैं तो हम उसे कुछ सगन के तौर पे कोई लिफाफा या कुछ पैसे पकड़ाते हैं। और हमने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा, होता क्या है, जैसे ही हम बच्चे के हाथ में कुछ रखते हैं बच्चा उसे पकड़ लेता है, और दादी, नानी, चाची, बुआ ये सब खुश हो जाते हैं सोच के कि देखा देखा मैंने सगन दिया ना, देखो बच्चे ने कैसे पकड़ लिया। एक्चुअली ये एक रिफ्लेक्स है। आप उस सगन के लिफाफे की जगह अगर अपनी फिंगर भी उस बच्चे के पाम पे रखेंगे, उसके हाथ पे रखेंगे, तो वो बच्चा उसे पकड़ लेगा। सो ग्रास्पिंग इज वन सच रिफ्लेक्स। उसके अलावा मोरो रिफ्लेक्स है, रूटिंग। मोरो के बारे में अगर मैं बोलूं कि अगर सडनली बच्चा आपकी गोदी में है और आपने सर से हल्का सा हाथ हटाया, या सडनली कोई बहुत तेज आवाज आई, तो बच्चा एकदम से अपने हाथ ऐसे फैलाता है जैसे कि वो चौंक गया हो, और फिर उसे पकड़ ले, फिर अपने हाथों को ऐसे करता है जैसे उसने किसी को पकड़ा हुआ हो। रूटिंग सबसे क्यूट, जो मैं आशिता के साथ बहुत बार करती थी। बच्चे को जब भी ऐसे चीक पे टच करो ना हल्के से, तो जिस साइड आप टच कर रहे हो ना, बच्चा उस साइड मुंह करके ना अपना मुंह खोल लेता है, राइट। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं, ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये काफ़ी मोरो, रूटिंग, मोरो, ये सब जो हैं ये तकरीबन 6-7 महीने तक फेड अवे हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे ये रिफ्लेक्सेस नहीं शो करते हैं। लेकिन यॉर्निंग, स्माइलिंग, ब्लिंकिंग, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ बने रहते हैं। तो ये तो बात थी बच्चों के मोटर डेवलपमेंट यानी पेशीय डेवलपमेंट की, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों की सेंसरी एबिलिटीज की, जो बच्चों की देखने, सुनने की क्षमता होती है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आंखें, स्किन, कान, टंग, टेस्ट के लिए, ये सारे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनकी क्या क्षमता होती है जी। तो बच्चा जो है जब वो पैदा होता है, अगर हम रिसर्च की माने, तो कुछ ही घंटों बाद वो बच्चा अपनी माँ की आवाज जो है वो पहचानने लग जाता है।
अगर हम आईसाइट की बात करें तो बच्चे की जो आईसाइट होती है वो एडल्ट विजन यानी कि हम लोगों से वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन 6 महीने तक वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है और पहले साल में तो बच्चे की विजन 20/20 एडल्ट विजन की जितनी हो जाती है। नाउ अगर हम टच की बात करें तो डेफिनेटली बच्चे टच को रिस्पॉन्स करते हैं, दे कैन फील टच, और बच्चों को दर्द भी महसूस होता है। तभी बच्चे, जब छोटे बच्चों को, मुझे याद है मैं अभी भी आशिता को वैक्सीनेशन कभी भी लगवाने जाती थी, वैक्सीन लगवाने जाती थी, उसकी वैक्सीनेशन के लिए लगाने जाती थी, तो जैसे ही वो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाते थे वो जिस तरीके से दर्द में रोती थी, सो अभी भी वो मुझे वो सीन अभी भी मुझे याद आते हैं। तो न्यूबॉर्न्स को डेफिनेटली टच और पेन का पता चलता है, और स्मेल और टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो भी बच्चे को पता होती है। तो मुझे याद है, टेस्ट से याद आया कि जब आजकल ना जब बच्चे पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम बच्चों को देने के लिए देते हैं। तो जो मल्टीविटामिन होता है ना उसका शायद टेस्ट थोड़ा कड़वा होगा, मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया, पर जब भी हम आशिता को वो ड्रॉपर से उसके मुंह में वो डालते थे ना मल्टीविटामिन, तो वो बहुत ही गंदा फेस बनाती थी। सो आई एम फॉर श्योर कि वो छोटे से बच्चे को ही, कुछ डेज के बच्चे को ही टेस्ट का भी पता चल जाता है कि भाई ब्रेस्ट मिल्क में क्या डिफरेंस है और दवाइयों में क्या डिफरेंस है। तो अब हम आते हैं इन्फेंट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास पे। अब हम ये सोचेंगे कि भाई इतने छोटे बच्चों में क्या ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता होगा, पर जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। इनफैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एक थियोरिस्ट हैं जीन पियाजे, जो बहुत फेमस हैं, जिनकी थियोरी में से 2 से 4 सवाल आ ही जाते हैं रीट में। तो ऑल्दो हम अलग से भी एक वीडियो जीन पियाजे के ऊपर बनाएंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी जब हम स्टेज करें, चाहे वो इन्फेंसी हो या आगे आने वाली चाइल्डहुड की और एडोलेसेंस की स्टेजेस हो, कि हम टोटलिटी में उसे पढ़ें। तो मैं यहाँ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जीन पियाजे की जो पहली स्टेज है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, जो 0 से 2 इयर्स तक होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई अब बच्चे, जीन पियाजे जी ये बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इस वर्ल्ड की जो समझ बनाते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, तो देखिए अभी मैंने सेंसरी एबिलिटीज में बताया ना, बच्चे हमें सुन सकते हैं, बच्चे अपने आसपास चीजों को देखते हैं, बच्चे चीजों को टच करते हैं तो उनकी समझ बनाते हैं। और एक हैबिट जो बच्चों की हमने सबने नोटिस की है, हर चीज को बच्चे मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। अब हम तो एज मदर्स थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि ये क्या, हर चीज को उठा के मुंह में डाल लेते हैं, पर बिलीव मी, ये भी बच्चों का एक तरीका है अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने का और उसकी समझ बनाने का। तो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट में जीते हैं, आज में जीते हैं। उन्हें कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनके लिए ना आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अब हम ही हैं जो बड़े, जो अपने दिल से चीजें लगा के बैठे रहते हैं और चीजें दूर भी हो जाती हैं तो भी हम उसे भुला नहीं पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बिंदास होते हैं। जो नजर आ रहा है वो है, और जो नजर नहीं आ रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके लिए। तो जीन पियाजे इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु का स्थायित्व। जैसे हम सबको पता है कि ये एक मग है जो ये रखा हुआ है, अगर ये मैं मग जो है ये टेबल के नीचे कर लूं तो आपको पता है कि एक मग था, है, और वो अभी मैंने उठा के यहाँ साइड में रख लिया है, राइट। लेकिन अगर मैं किसी छोटे बच्चे के साथ करूंगी तो नीचे लेके जाऊंगी, वापस रखूंगी तो बच्चा बहुत चौंक जाएगा और बहुत खुश हो जाएगा। तो हम सबने बच्चों के साथ वो पीकबू, झा, वो वाली सारी गेम्स हमने खेली होंगी, राइट, जहां हम एक कर्टन के पीछे छुप जाते हैं और बच्चे का नाम लेते हैं और अचानक से प्रकट हो जाते हैं, फिर अपने आप को छुपा लेते हैं, राइट। तो बच्चा कितना खिलखिला के हंसता है, क्योंकि उस बच्चे के लिए एक्चुअली में ये एक डिस्कवरी है कि कोई चीज गायब थी, अब वो सडनली उसके सामने आ गई है, क्योंकि बच्चे में ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये लैक करता है। इन्फेंट्स लैक ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो ये समझते हैं कि कोई चीज तभी तक
एग्जिस्ट करती है जब तक उनके सामने है। जब उनके सामने वो चीज नहीं है तो इसका मतलब वो चीज उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाउएवर बहुत इंटरेस्टिंग है, और ना ये एक मतलब आप मुझे जज मत कीजिएगा, लेकिन ये उन माओं के साथ है जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है कि उनके ना बच्चे ही उनके गिनी पिग्स बन जाते हैं। हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स अपने बच्चे पे करते रहते हैं ये देखने के लिए कि जो पढ़ा है वो ठीक भी पढ़ा है या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब बच्चे 8-9 महीने तक पहुंच जाते हैं ना, तो अगर कोई उनका टॉय है, जैसे आशिता की ना एक डॉल हुआ करती थी, मैं ना उसे क्या करती थी, आधा कवर कर देती थी उसकी बेडशीट से। तो जब उन्हें पार्शियली कवर्ड चीजें नजर आती है ना, तो वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ने की और ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो बच्चे जो हैं अपनी जो समझ है अपने आसपास के वर्ल्ड की, वो टच करके, सुन के, देख कर, चीज़ों को माउथिंग कर, मुंह में डालकर वो समझ बनाने की कोशिश करते हैं। और पियाजे ये बोलते हैं कि इस एज में जो इन्फेंट्स हैं वो लैक करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जो उनकी नजर के सामने है वो चीज है और जो चली गई उनकी नजर से सामने वो नहीं एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बात थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब हम आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशल बींग्स हैं, तो हमें सोसाइटी में रहना, फैमिली में रहना, एक दूसरे का साथ हम लोगों को चाहिए होता है। तो आपको क्या लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं क्या वो सोशल होते हैं? रिसर्च ये बोलती है कि पैदा होने के कुछ घंटों बाद से ही बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की आवाज पहचानना शुरू कर देते हैं। ताजुब की बात है ना, सोच सकते हैं 3-3.5 किलो का बच्चा और वो अपने माँ बाप की आवाज कुछ घंटे में ही, स्पेशली माँ की आवाज कुछ घंटे में ही पहचानने लग जाता है। इनफैक्ट एक ये बॉन्ड जो फॉर्म होता है माँ के साथ, पिता के साथ, या कोई भी केयर गिवर जो उस वक्त बच्चे के साथ मौजूद है और बच्चे को वो वार्मथ और अपनापन दे रहा है, उसे अटैचमेंट कहा जाता है। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी, हार्लो एंड हार्लो ने 1962 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने कुछ मंकी बेबीज को केज में रखा, उन पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन मंकीज के बच्चों को ना 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब एक ग्रुप को क्या दिया, एक तार, एक वायर की माँ बना के दे दी, और एक को एक कपड़े की माँ बना के दे दी। और जो भी फीडिंग थी उनकी, जो दूध उन्हें जाता था, तो जो तार वाले बच्चे थे उन्हें वो तार की माँ दूध पिलाती थी, और जो कपड़े की बनी हुई माँ थी वो अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। पर इंटरेस्टिंगली, और फिर उन्हें ऑब्वियसली एक ही केज में रहते थे, मिला देते थे। इंटरेस्टिंगली, चाहे बंदरों की तार की माँ हो या कपड़े की माँ हो, इंटरेस्टिंगली सारे बंदरों का जो लगाव था वो कपड़े की माँ के साथ था। अब हमें इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ये पता चलता है कि जो अटैचमेंट है उसका फीडिंग से, खान पान से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो अटैचमेंट है वो वार्मथ से बनती है। तो वो केयर गिवर, वो माँ बाप जो कंसिस्टेंटली बच्चों को प्यार करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं, उनसे जो बच्चे की बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। इनफैक्ट हम जब भी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एक नाम एरिक एरिक्सन, उनकी भी थियोरी मैं अलग से क्लास में कवर करूंगी क्योंकि वहां से भी बहुत सवाल बन के आते हैं। तो एरिक एरिक्सन की जो फर्स्ट स्टेज है जो इन्फेंसी पे सही बैठती है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज। तो जब बच्चा छोटा होता है वो अपने जो वर्ल्ड की समझ है कि वर्ल्ड एक अच्छी जगह है या बुरी जगह है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका अपने केयर गिवर्स के साथ रिश्ता कैसा है। अब देखिए एक छोटी सी बात है, एक नवजात शिशु को क्या चाहिए, उसका प्राइमरी बेसिक जो नीड है वो फीड है, मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि माँ कितनी अवेलेबल है उस नीड को फुलफिल करने के लिए। अब क्या है, बच्चा रोता है, उसे जैसे ही भूख लगती है, राइट। अगर बच्चा बहुत रो रहा है और माँ तुरंत उसके पास मौजूद है, इसीलिए मैटरनिटी लीव भी बहुत जरूरी होती है। एनीवे, तो अगर बच्चा रो रहा है और माँ अवेलेबल है और वो उसे प्यार से उठाती है, उसे फीड कराती है, और जितनी बार बच्चा रोता है वो उसे सहलाती है, उसे
उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, देखती है कि डाइपर चेंज करना है या नहीं करना है, तो बच्चे में एक फीलिंग आती है कि हाँ, ये जो दुनिया है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, यहाँ अच्छे लोग हैं जो मेरी ज़रूरतों को समझते हैं। देखिए, एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो ये सारी अपनी समझ बना रहा है। वहीं अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ माँ बच्चे को केटर नहीं कर पा रही है, या जो केयर गिवर है वो बच्चे की ज़रूरतों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, बच्चा बहुत टाइम तक स्ट्रेस में है, बच्चा बहुत टाइम तक अनअटेंडेड रो रहा है, तो उसकी क्या समझ बनेगी? ऑफ कोर्स मिसट्रस्ट आएगा, उसे लगेगा कि वर्ल्ड जो है वो एक सेफ स्पेस नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं ना, ये बहुत एविडेंटली नजर आने लग जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम कभी पार्टीज में जाते हैं या गेट टुगेदर्स होती हैं, तो दो तरीके के बच्चे आमूमन हमें देखने को मिलेंगे। एक बच्चे होते हैं जो बहुत फ्रीली सबसे मिक्स अप हो जाते हैं, सबको हाय हेलो, सबके साथ खेलना, सबकी गोदियों में भी चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत क्रैंकी होते हैं, बहुत क्लिंगी होते हैं, वो अपने अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। अगर कोई उन्हें और गोदी उठाने की भी कोशिश करे तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये इस पे डिपेंड करती है कि उस बच्चे के आसपास का जो माहौल है वो कैसा है। अगर उसके आसपास के जो केयर गिवर्स हैं, जो चाहे वो पेरेंट्स हों, या जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स आंट्स हैं, तो वो किस तरीके से बच्चे की नीड्स पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो बच्चे को वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि बच्चा उनसे थोड़ा सा दूर होकर भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास उसके पेरेंट्स हैं जो हु आर देयर फॉर हिम और हर, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव हो जाते हैं या वो हमेशा बच्चे की गलती निकालते रहते हैं, सपोज कीजिए कोई बच्चा है जो बहुत रो रहा है और माँ या बाप उसे उठा नहीं रहे हैं और बार बार उससे बोल रहे हैं कि अरे क्या है, हमेशा रोते ही रहते हो, क्या है, हमेशा भूखी लगती रहती है, हमेशा सुसु पॉटी होता रहता है। अगर पेरेंट्स बार बार अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं बच्चों को लेकर, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, तो बच्चे के मन में अपने आप को लेकर एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ। तो हमें कभी भी अपने बच्चों के साथ ये नहीं करना चाहिए। तो जब हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सब ने एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस की है वो ये है कि कुछ महीनों बाद बच्चे जो हैं, कुछ फेमिलियर फेसेस, जिन फेसेस को वो जानते हैं, उनके पेरेंट्स के हो सकते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के हो सकते हैं, उनको देखकर ना बच्चे खुश हो जाते हैं, राइट, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हमारे लिए एज पेरेंट्स सबसे अच्छी फीलिंग होती है जब हमारा बच्चा हमें देख के स्माइल करे। तो बच्चा कू करता है, आवाज़ें निकालता है, गर्गल करता है, ये सारी जो ये जो सारी शुरुआत है, कूइंग, गर्गलिंग, स्माइलिंग, ये जो बच्चा रिएक्शंस देता है, ये इस बात का सबूत होता है कि हाँ, अब बच्चा जो है उसकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो कुछ हद तक हो चुकी है, जहां वो फेमिलियर फेसेस को रिएक्ट करता है। अच्छा, फिर क्या होता है, आप सबने नोटिस किया होगा कि जब 6 से 8 महीने हो जाते हैं ना, तो बच्चे क्रॉल करना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो हम सबका पीछा करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे याद है, आशिता क्रॉल करते करते करते, मैं अगर किचन में हूँ तो वो किचन में, मैं बालकनी में हूँ तो मैं बालकनी में। तो बच्चे क्या होते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जो उनके केयर गिवर्स होते हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके फेमिलियर फेसेस होते हैं, उनके साथ प्रॉक्सिमिटी, मतलब उनके साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं। और अब तो वो क्रॉल कर सकते हैं, तो वो खुद ही पहुंच जाते हैं, आप उन तक पहुंचे या ना पहुंचे। एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी कि कई बार क्या होता है, कुछ नए गेस्ट्स आए, राइट, वो तो बच्चे जो हैं वो अचानक उनसे डर जाते हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, या जब वो अपनी मदर से दूर जाते हैं तो रोना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रेस शो करते हैं। तो एक बहुत फनी इंसिडेंट है, मुझे याद है, एक छोटी बच्ची है जिसे मैं जानती हूँ, उसको ना वो जैसे ही कोई ऐसे मेल फेस को देखती थी, किसी आदमी को देखती थी जिसकी दाढ़ी और मूछें थी, तो वो बहुत रोना शुरू हो जाती थी। उसको वो फेयर था बियर्ड, और उससे वो, मैं आपको जब क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे ना तो बताऊंगी कि क्यों बच्चों को ऐसे फेयर्स हो सकते हैं। बट एनीवे, तो बच्चे जो है ना वो नए चेहरे देख के रोना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्केर्ड हैं अपने प्राइमरी केयर गिवर से अलग होने के लिए, और जैसे ही आप उन्हें मिल जाएंगे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं।
तो इस वीडियो में मैंने आपको शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में हमने 4 डोमेन्स कवर किए हैं। उनका शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, उनका पेशीय विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, और उनका सामाजिक और संवेगात्मक विकास यानी कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी फीडबैक है हमारी इस वीडियो को लेके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें मोटिवेट कीजिए। आज ही अगर आप नए हैं और आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन है उसको क्लिक करना है और उससे जो भी हमारी नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सेकंड्स में आपके पास पहुंच जाएगी, तो वेट मत कीजिए। ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग जो रीट का, टेट का या कोई भी केवीएस का कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। तो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चाइल्डहुड के ऊपर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।